नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उस वैकेंसी के बारे में डिस्कशन जो आप सभी जानते ही हैं लगभग लगभग, है ना। और ये है आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, फटाफट से, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये मामला है आपकी नौकरी का, आपकी जानकारी का, है ना। अब अभी तक तो ऐसा है कि बहुत लोगों ने इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी जुटा ली होगी, जिस तरह से जो भी जुटाई हो। ठीक है, अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बातें बता देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो अब इसमें आपको मालूम है कि अलग अलग जोन में ये वैकेंसी खुली हुई है। तो उस हिसाब से मैं आपके सामने आरआरबी भोपाल जोन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्या है ना, यही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। देखिए, अगर ये पता नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या है ना, पोस्ट की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो प्रेफरेंस जब आप दें, तो ये ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ लें कि कैसे प्रेफरेंस क्या देखना पड़ता है ना। उससे भी पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। ये आप ना, कई लोग जो है, ये जो पोस्ट आप देख रहे हो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, या एक और ऐसी पोस्ट है जिसमें टाइपिस्ट वर्ड आएगा। तो देखिए, टाइपिस्ट अगर है ना, तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। ठीक है ना, यहाँ पर आपको टाइपिंग की स्पीड चाहिए ही होगी। ठीक है, अब जैसे वो कहते हैं कि भाई अगर आप दो तरह की टाइपिंग ये दे रहे हैं आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। एक वो कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपका ना टाइपिंग टेस्ट होगा ना आपका। और अगर आप ये चीज़ हिंदी में टाइप करते हैं तो फिर आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लानी पड़ेगी, है ना। 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लानी पड़ेगी। हिंदी से टाइप करने वालों को जो है जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं वो कृति देव के करने हैं। ठीक है ना। और एक और है, मंगलम के भी हैं शायद, है ना, ऐसे कुछ करके है। तो वो मैं और भी बता दूंगा आपको, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। दो में से कोई एक में आपको कमांड बिठानी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर टाइपिंग का मामला हो जाएगा, है ना। और जो स्टेशन मास्टर है, अब इसके लिए भी एक CBAT करके एक परीक्षा होगी। क्या है, देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, वो तो दो हिस्सों में बट ही रहा है। यानी एक तो होगा फर्स्ट स्टेज CBT होगा, फिर इसको जो पास कर लेगा उसके लिए सेकंड स्टेज CBT होगा, है ना। ये इतनी बात हो गई। अब अगर आपने स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरा है, तो आपको सेकंड स्टेज के बाद फिर आपके लिए थर्ड स्टेज भी ओपन हो जाएगी, और उसमें आपका CBAT टेस्ट होगा। ठीक, ये किसके लिए? ये स्टेशन मास्टर के लिए। लेकिन वहीं अगर आपने ये सब भरे हुए हैं, क्या बोलते हैं, टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क या कमर्शियल क्लर्क वगैरह भरे हुए हैं, है ना, अगर आपने ऐसे टाइपिस्ट वाले जितने में भी लगे हुए हैं, तो आपका जो थर्ड स्टेज है ना, याद रखिए, आपको CBAT नहीं देना पड़ेगा। CBAT सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें देना है। और जो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उनको टाइपिंग टेस्ट, तो उनका थर्ड स्टेज टाइपिंग टेस्ट है। स्टेशन मास्टर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ CBAT है। ठीक है ना। और जो बाकी पोस्ट बचेंगी उनके लिए ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज देना ही है, इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन स्टेशन मास्टर के लिए 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद चौथे स्टेज में उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और जो टाइपिस्ट वाले हैं उनके लिए तीसरी स्टेज में टाइपिंग टेस्ट है, और फिर उनके लिए चौथी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट आ जाएगा। ये सब उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो होगी छोटी छोटी नॉर्मल सी बातें, है ना। देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो भी 90 मिनट का है, सेकंड स्टेज जो है वो भी 90 मिनट का है, दोनों 90 90 मिनट के ही हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन इसमें भी, 120 क्वेश्चन इसमें भी है। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 मार्क्स कटेंगे आपके गलत आंसर होने पर। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखो, मैं भोपाल डिवीजन की मैं बात करता हूँ आपसे। कई लोग भोपाल से भी सुनने वाले होते हैं। क्या है ना, PDF के इस सेक्शन तक कोई नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो मुझे पोस्ट भरनी थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, है ना। ये पोस्ट अगर मुझे भरनी है, तो मैं भरूँ तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रेफरेंस से पहले मेरे पास जानकारी तो हो। तो आप देखेंगे ये लेवल 6 की जॉब में आता है ना। और यहाँ पर दो जोन दिख रहे हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न यानी कि WCR में आप देखोगे जनरल की 9 पोस्ट है ना, और WR की 24 पोस्ट है। ठीक, ये एक बात हो गई। अब स्टेशन मास्टर की देखो, आप यहाँ भोपाल में पोस्ट ही नहीं है। WCR में दिख रहा है आपको, कोई पोस्ट नहीं है, और WR में से ओपन ही नहीं किया गया। समझ गए? जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन SC के लिए देखेंगे ध्यान से 12 पोस्ट है, ST के लिए देखेंगे 2 पोस्ट है, OBC के लिए फिर से कोई पोस्ट नहीं है, EWS के लिए आप देखेंगे 7 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 21 पोस्ट आपको नजर आ रही होगी। जनरल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनिए,
जब आप भोपाल चुनते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पोस्ट है कि नहीं, तभी आप चुने, वरना आप दिक्कत में फंस जाएंगे। ये ज़रूरी बात है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, बाकी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए यहाँ से यहाँ तक की पोस्ट है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने इस पेज को पहले ओपन करके आपको अच्छे से समझाया। क्या एक भी आप जोन को समझ जाएंगे तो बाकी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब मान लो गुड्स ट्रेन मैनेजर किसी को बनना है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए जरा, 16 पोस्ट है जनरल के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो जीरो किसके किसके लिए, एसटी और ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है। समझ गए आप मेरी बात। तो थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दें, है ना, कहाँ कितनी पोस्ट है। ऐसे करके एक और जोन आप देख लो, जैसे मान लो भुवनेश्वर से कोई अप्लाई कर रहा है, तो अब आप देखो यहाँ पर कमर्शियल के लिए कितनी है, जनरल के लिए 26, लेकिन जरा गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट देखो यहाँ पे 254 है भाई। समझ गया ना। अब देखो ये है मेरी प्रायोरिटी। अगर नौकरी किसी की प्रायोरिटी है तो फिर उसके लिए क्या देश क्या परदेश, फिर तो वो बाहर निकले और काम करे। बात समझ में आ गई, ये फ़ायदा है आपके लिए। तो नौकरी अगर इम्पोर्टेंट है तो ठीक। और एस सी एफ चले जाओ, अब देख लो स्टेशन मास्टर की यहाँ पर कुछ पोस्ट आपको नजर आएंगी। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ये देखो बिलासपुर है ये ना, बिलासपुर में कितनी कितनी पोस्ट आपको, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर देखो 160, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 11 पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम यही मैं 2 पोस्ट कह रहा था, इन दोनों के लिए टाइपिंग चाहिए होगी, है ना। यहाँ पर तो आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ खास मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, अब आ जाओ ये फिर चंडीगढ़ देख लो, ऐसे करके चेन्नई देख लो। तो क्या आप चीज़ समझ जाएंगे ना कैसे क्या देखना होता है, बहुत बढ़िया ना। तो इस तरह से आपको कोई एक ही जोन चुनना है, प्रेफरेंस देनी, तो भैया मैं पहले बताऊंगा पीडीएफ के लास्ट में आप सबसे पहले आइए, ठीक है ना। शुरू में तो सब पहले पहुंच जाते हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले पन्ने पर, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रहा। तो ये तो आपने देखा हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। किसकी फीस कितनी क्या वापस आ रही है वो सब आपको मालूम चल जाए। कंटेंट ऑफ टेबल है, मैं पूरी पीडीएफ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो अब ये आ जाता है हमारा मुख्य पेज, ठीक है। अब कुछ भी मैं बोलूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए जो फीस लग रही है जनरल वालों की 500 रुपये है। इस 500 में से आपको ये क्या करने वाले हैं, जो 400 रुपये रहेंगे, है ना, वो रिफंड हो जाएंगे। और ये तभी होंगे अगर आप अपीयर हो जाएं, है ना, अपीयर हो जाएं फर्स्ट स्टेज सीबीटी पे। सिर्फ अपीयर हो जाएंगे तो 400 रुपये रिफंड कर देंगे। अब रिफंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप जो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में आपको डालनी होंगी, है ना, क्या, बैंक डिटेल्स। क्या डालनी होगी आपको, बैंक डिटेल्स उसमें फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। और यही आप देखोगे कि एससी के लिए, एसटी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, ठीक, आपके एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए, और आपके ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनके लिए जो है आप देखोगे 250 रुपये फीस है। और पूरे के पूरे 250 रुपये ही रिफंड हो जाएंगे, है ना, पूरे के पूरे 250। जनरल वालों में क्या सिर्फ 400 रुपये रिफंड होंगे, 100 रुपये तो ले ही लेंगे आपसे। अब इसमें कौन कौन आ रहा है मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो ये जनरल की फीस हो गई, है ना। दूसरा इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ जाएगा, इसमें ओबीसी हमारा पूरा आ जाएगा, सी एनसीएल सीएल सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। सबको 500 रुपये देना है। तो आप यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ये अदर बैकवर्ड क्लास और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास क्या अलग है क्या, ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी है, सी से। हाँ देखो फर्क मैं बता रहा हूँ। ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है ना, ये एक ऐसी कास्ट बनाई गई है, एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है, सॉरी, एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसको सिर्फ फीस में ही कंसेशन मिलता है। इनको कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। सीट के रिजर्वेशन मिलने वाले कौन सी 2 पोस्ट हैं, वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। इनको सिर्फ फीस में छूट मिली है, ये कोई रिजर्वेशन वाली कैटेगरी नहीं है, इसका ध्यान रखना है, ठीक। इतनी बात। आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो, ठीक है। फॉर्म कब से खुला है जरा मैं वो बता देता हूँ। 14 सितंबर से खुला हुआ है और 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है ना, 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। और मान लीजिए कोई गलती हो जाती है आपसे तो उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, है ना, आपको 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा, 10 दिन मिलेंगे, आप आराम से चेक भी कर सकते हो कोई त्रुटि हो जाए तो। एक बात ध्यान रखना, आप जब ये फॉर्म भरने जाएंगे, या जो लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं या पहले भर चुके हैं तो उन्होंने मालूम होगा, उन लोगों ने फॉर्म भरने से पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसे कहते हैं क्रिएट एन अकाउंट, है ना। आपको इनकी साइट पे जाना है और क्रिएट एन अकाउंट पहले तो भरना है। इसमें आपको एक बात ध्यान सुनना, क्रिएट एन अकाउंट में,
है ना। देखिए डिटेल्स जो भी आपने क्रिएट एन अकाउंट में भर दी एक बार, है ना, फॉर्म में भर दी, है ना, और आपने जो आरआरबी एक बार चुन ली, आप उसे कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ गए ना। इसमें जो डिटेल आप भरेंगे उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत इत्मीनान से भरिएगा। सारी कम्युनिकेशन जो होगी, है ना, जितनी भी कम्युनिकेशन ये लोग आपसे करेंगे वो आपके एसएमएस के माध्यम से होगी और ईमेल के माध्यम से होगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको अभी कुछ बातें बताई हैं, चंद बातें। ठीक, अब आ जाइए। तो ये है नॉन टेक्निकल की पॉपुलर कैटेगरी, तो इसीलिए इसे कहते हैं NTPC। अब इसे पोस्ट कौन कौन सी है? एक आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गई, एक है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये हो गई। एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गई, एक स्टेशन मास्टर हो गई, एक गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गई। ठीक है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट खुली हुई हैं। ठीक, आप यहाँ पर उनकी सैलरी देख सकते हो। जैसे कि अगर किसी को इच्छा हो कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, है ना, ये क्या कमाते हैं, तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है इनका। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना, कि किसका किसके में क्या आ रहा है। तो देखो जैसे B2 का, B2 क्या है, ये B2 A2 और ये यहाँ पर देखो जरा बाकी के दो में C2 है। ठीक है ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे कि मान लो किसी को स्टेशन मास्टर बनना है, तो देखो जरा उसके में मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा लागू होगा, A2। अब इसका जो कोड है वो नीचे दिया हुआ है, तो मैं भी समझा दूंगा आपको। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो एज है वो 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स। ठीक, और ये क्या है, एज एप्लीकेबल टू द CEN 1/1/2025 तक, वो 18 से 36 है। ठीक है। अरे तुम लोग इसमें टेंशन मत लो यार, तुम लोग को तो अभी सन में दिखा दूंगा, तुम उसमें टेंशन मत लो। सबकी सैलरी लगभग एक जैसी है, बस ये स्टेशन मास्टर और इन दोनों की एक जैसी होती है, बाकी सबकी 29-30 हज़ार रुपए के आसपास आ रही है ना। गुड्स ट्रेन मैनेजर पर बहुत सारे, और यहाँ पे आप इनकी वैकेंसीज देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 8,113 है। समझ गए। चलिए, एक बात और, जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग इसे ना भरें, साफ बोल दिया, शुड नॉट अप्लाई। ठीक है ना। अगर आपका 13 अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया आप ना भरें फॉर्म, ये इनका कहना है। तो पहले अब आप क्या करोगे, अब रुकना ही पड़ेगा। ठीक है ना। सारी कम्युनिकेशन किससे होगी मैंने बता दिया आपको। एक ही एप्लीकेशन आपको भरनी है, एक ही आरआरबी आपको चूज करनी है। जो आरआरबी आप चूज करेंगे उसमें आप पोस्ट की प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, काफ़ी देर से छोटा छोटा दिख रहा था आपको, है ना। तो आरआरबी मैंने कहा ना नहीं बदल सकते आप, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देख लो क्या क्या नहीं बदल सकते, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते, नंबर नहीं बदल सकते, और आरआरबी चूज कर ली उसे नहीं बदला जा सकता है। ठीक है ना। अकाउंट क्रिएट करना है, ये पहले बता दिया गया है ना। एक बार क्रिएट एन अकाउंट में जो चीज़ आ जाएंगी तो वो नहीं बदलेंगी, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा समझा दिया था कि देखिए CBT 2 स्टेज में हो रही है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, वो सबको देनी है। अगर अब, तो चलो तो ये तो सबने दे दिया, इसके बाद क्या, तो अब देखो जरा अगली प्रोसेस। 2 स्टेज हो गई। अब मान लो आप स्टेशन मास्टर के लिए भरते हो, तो आपको देना है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी को कह रहा था मैं, CBAT। ये स्टेशन मास्टर के लिए हो गया। और अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भर रहे हैं, तो आपको CBAT नहीं देना है, आपको देना है टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है ना, सबका अपना अपना बंदा है। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर भर रहे हैं या सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट भरेंगे, उनको सिर्फ 2 स्टेज CBT ही देना है, उसके अलावा उनका कुछ नहीं करना है। उनके पास सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है कहानी। तो जिसको ध्यान देना है भैया, है ना, कि क्या भरना चाहते हैं आप। अब आ जाइए, तो कॉल लेटर वगैरह तो आपको सब मिलता जाएगा, ये कितने टाइम्स कौन कहाँ पहुंचेगा तो ये भी बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें तय है कि देखिए जो फर्स्ट स्टेज निकालेगा वही सेकंड स्टेज CBT में जाएगा। ठीक है, 1/3 मैंने ये भी बताई दिया आपको कि नेगेटिव मार्किंग है। अब सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल, मतलब ये तो सिग्नेचर वगैरह बदलना नहीं चाहिए। कोई कॉल लेटर आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, है ना। और हाँ, वो फीस वगैरह रिफंड का मामला मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। ट्रेनिंग आपको जो है, ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, ये भी आपको मैं बता दूं। एक बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा, यहाँ देखिए जरा लिखा हुआ है, बॉन्ड वेर एवर एप्लीकेबल है, तो बॉन्ड भी आपसे भरवा लेंगे।
SC ST को फ्री स्लीपर क्लास का रेलवे टिकट मिल सकता है, लेकिन वो उन्हें टिकट प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा वहाँ, मतलब दिखाना पड़ेगा। अब ये देखिए जरा, मैं A2 A3 आपसे B2 C2 यही बता रहा था मैं आपको, याद है थोड़ी देर पहले। तो ये देखो जरा, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ता है A2 A3 से, तो ध्यान सुनना, जो A2 A3 है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 या A3 मांगा गया है, ठीक है ना, इसका मतलब है वहाँ पर मान लो अगर कोई सर्जरी किसी प्रकार की हुई है तो आप एलिजिबल नहीं। मतलब अगर ऐसी कोई पोस्ट है जिसमें A2 मांग रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड या A3 मांग रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी बच्चे की सर्जरी नहीं हुई होनी चाहिए कोई भी तरह की। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो फिर आप A2 A3 स्टैंडर्ड वाली जॉब नहीं देख पाएंगे, वो पोस्ट नहीं भर पाएंगे। फिर आप B2 और C2 स्टैंडर्ड वाले, मेडिकल स्टैंडर्ड वाले जितनी पोस्ट हैं वो भर पाएंगे। समझ गए ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, A2 A3 में अगर सर्जरी हुई है तो नहीं भर सकते। अगर B2 C2 वाली पोस्ट है तो सर्जरी के साथ भी भर सकते हैं। अब मैं आपको A2 A3 और B2 B3 भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने दिखाई थी हालांकि, पर ठीक है, समझ में आने लायक बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। ये आ जाओ, ये देखो, दिख रहा है A2 A3 मैंने बताया था आपको। देखो A3 तो कहीं नहीं है, A2 वाली ये दो दिख रही हैं, ये वो पोस्ट है जिनमें सर्जरी नहीं चलेगी भैया। तो स्टेशन मास्टर में अगर आपने, कुछ लोग लसिक सर्जरी करवाते हैं, आंखों का नहीं करवाते वो, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में, इनमें सर्जरी का कोई प्रावधान नहीं है। अब ये जो B2 और C2 वाली दिख रही है आपको, मतलब आप जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आप ये पोस्ट भर सकते हैं, आप ये भर सकते हैं और आप ये भर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर नहीं भर सकते, ये इसका मतलब। तो समझ गया, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। क्या होता है, कई आप लोग सब बहुत इधर उधर थोड़ा सा सोचते साचते रहते हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़े हैं ना, ये मैंने पूरी पढ़ी है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे पन्ने पढ़ने पड़ते हैं ये, ठीक है ना। और बाकी ये विजन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, विजन वगैरह तो इतना कोई हेडेक वाली चीज़ नहीं है। अब मान लीजिए एज ग्रुप तो देखो 18 से 36 तक का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं ये इसलिए कह रहा था, किसी को एज में अपने डाउट होता है ना, तो अगर, तो वो यहाँ देखो, इनने साफ बोला है, देखो, नॉट अर्लियर देन अपर एज लिमिट और डेट ऑफ बर्थ, और ये हर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बटा हुआ है, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर आप जनरल से आते हो तो आप ये सन देख रहे हो 2 जनवरी 1989, इससे पहले नहीं पैदा हुए होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट सबके लिए इतनी है, 1/1/2007, इसके बाद की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इसे नहीं भर सकते। तो याद रखना, जनरल वाले और EWS वाले ध्यान सुने, 2 जनवरी 1989 से पहले का है तो नहीं भर सकते, और 1 जनवरी 2007 के बाद का तो नहीं भर सकते। अगर यही है आपकी डेट ऑफ बर्थ तो भी आप इसे भर सकते हैं। ऐसे ही OBC नॉन क्रीमी वाले ध्यान सुन लें, उनके लिए 2 जनवरी 1986 से पहले की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो नहीं भर पाएंगे। सबके लिए लास्ट तो यही वाली, और SC ST के लिए यहाँ पर 2 जनवरी 1984 है, उसके पहले की तो नहीं भर सकते। समझ गए मेरी बात? बहुत बड़ी। फिर जो छूट मिलती है वो सबको पता है कि SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, NCL को 3 साल की, तो वही तो वहाँ लिखा हुआ है भैया, है ना, वही वहाँ लिखा हुआ है। तो ये आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फीस वगैरह मैंने आपको बता दी, 250 रुपये किसके लिए, 250 रुपये में बता दिया, है ना। माइनॉरिटी के लिए भी जो है 250 रुपये ही है। माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, तो वो आ जाते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी लोग आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी EBC आप सुन रहे थे, है ना, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता सीट का लेकिन फीस में कंसेशन मिलता है, ये वो लोग होते हैं जिनकी महीने, सॉरी, सालाना इनकम, पूरे परिवार की फैमिली इनकम 50,000 से कम होगी, वो लोग होते हैं, ठीक है ना। तो इनसे आपको EWS और OBC से कंफ्यूजन नहीं होना है, ABC का। बढ़ाते चले आओ, ठीक। हाँ, अब जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पे स्क्राइब यानी कि उनके हेल्पर की सुविधा भी दी गई है, ठीक है। तो स्क्राइब वगैरह जो है, अगर आपको फैसिलिटी ये लोग नहीं देते तो आप ले सकते हो। देखो स्क्राइब का ना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखो स्क्राइब वो बंदा होता है जो आपसे एक तो कम पढ़ा लिखा हो, है ना। स्क्राइब वो बंदा होना चाहिए जो इस पेपर में ना बैठ रहा हो, और एक स्क्राइब दो दिव्यांगजनों की मदद नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना होता है। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड रिलीज करती है। पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी दिव्यांग लोग हैं अगर उन्हें स्क्राइब चाहिए तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उनके बारे में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उनका नाम वाम सब, उनका ID कार्ड, ये सब, उनके नाम का अलग से एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड में आपके भी सिग्नेचर होंगे और स्क्राइब के भी सिग्नेचर उसमें होंगे।
स्क्राइब को जब आप लेकर के वहाँ सेंटर पे जाएंगे तो उसके भी जान पहचान के पत्र वगैरह लगते हैं ना, मतलब उसके भी आईडी होनी चाहिए ओरिजिनल में भी और फोटोकॉपी में भी। ठीक है ना, यही इसमें पूरे में लिखा रहता है, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और प्यारे लहजे में सब कुछ बता दिया है। अब आ जाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है उसका क्या होना है। तो 90 मिनट तो मिलेंगे, 1.5 घंटा मिल रहा है। उसमें 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 30 मैथमेटिक्स के हैं और 30 जनरल इंटेलिजेंस के हैं। खत्म, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक। और ये स्क्रीनिंग नेचर का रहता है। इसका क्या है ना, इसका मेरिट में कोई काम नहीं है, फर्स्ट स्टेज का कोई काम नहीं, बस इसको आपको पार कर लेना है। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको पार करके जब आप सेकंड स्टेज में जाएंगे तो सेकंड स्टेज, और ये सिलेबस है ना, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में, तो रोक करके थोड़ा सा पढ़ लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना तो काम बन जाएगा। सेकंड स्टेज में आ जाओ आप, जो लोग क्वालिफाई कर लें। इस सेकंड स्टेज के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि यही है जो मेरिट लिस्ट में आपको पहुंचाएगा या आगे बढ़ाएगा। तो 90 मिनट है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है, और वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है ना, वही 1/3 मार्क्स कटेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा कुछ, और ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा, जनरल अवेयरनेस, दुनियादारी। ठीक। अब अगर आपने स्टेशन मास्टर भरा है तो सेकंड स्टेज क्वालिफाई अगर आप हो गए तो पहले सेकंड स्टेज भी क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, तब आपको सीबीएटी देना पड़ेगा। ठीक। अब सीबीएटी में क्या है कि इसमें टेस्ट बैटरीज, यानी 2 टेस्ट होंगे इसमें, तो दोनों में आपको 42-42 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब बस समझ लो कि इसमें 2 टेस्ट होते हैं, दोनों में 42-42 नंबर लाने पड़ेंगे अगर उसमें क्वालिफाई होना है तो, है ना। सीबीएटी में क्वालिफाई होना है, आपको ध्यान रखना है। और जितना भी मिनिमम टी मार्क्स इन्होंने सोचा है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं भैया, उन्हें विजन सर्टिफिकेट, यानी आंखों वाला कुछ सर्टिफिकेट भी उन्हें दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, जिसके बिना आप आगे नहीं जा सकते, ध्यान रखना है। ठीक है। सीबीएटी के जो टेस्ट होंगे स्टेशन मास्टर के लिए बता रहा हूँ मैं, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। जो स्टेशन मास्टर का जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 70%, उसमें जो वेटेज है वो सेकंड स्टेज सीबीटी का है, और 30% वेटेज जो है वो उनके सीबीएटी का है ना, यानी स्टेशन मास्टर के हिसाब से थर्ड स्टेज। तो स्टेशन मास्टर के लिए सेकंड थर्ड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी से 100% उसका काम हो रहा है। अब जिन लोगों ने टाइपिस्ट वाला भरा है या जूनियर कम अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला भरा हुआ है, उनके लिए तो टाइपिंग टेस्ट होगी, तो मैंने बता दी थी कि कितनी कितनी होने वाली है ना। तो 30 वर्ड्स इंग्लिश की और 25 वर्ड्स हिंदी की, और ये मैंने फ़ॉन्ट भी बता दिए थे, हिंदी वाले कृतिदेव और मंगला फ़ॉन्ट में होंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। तो ये इनने सम अप कर दिया उस टेबल का जो मैं आपको समझा रहा था, कि जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर वगैरह जो है, उसके लिए फर्स्ट सीबीटी सेकंड सीबीटी है, और यहाँ पर कुछ टेस्ट नहीं है। और आपके स्किल टेस्ट देखो किस किस पोस्ट के लिए हो रहे हैं, एक तो सीनियर कम टाइपिस्ट के लिए, और ये दोनों टाइपिस्ट के लिए ही होंगे, बनी बात है। और स्टेशन मास्टर के लिए सिर्फ सीबीएटी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना उन्होंने संशोधन करके एक कॉर्जेंटम जो है वो भेजा है। यहाँ पर इन्होंने क्या है ना, 20 से 50 के बी लिख दिया, जैसे फोटोग्राफ सिग्नेचर को भी लिखते हैं 10 से 40 के बी, है ना, सर्टिफिकेट को लिख दिया 50 से 100 के बी, ये सब गलत है। ठीक है ना। इसको उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन दे करके सही किया है। उन्होंने कहा है जो आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर है ना, इसकी लिमिट रहेगी 30 के बी से 70 के बी। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना आप, 30 केबी से 70 केबी के बीच में इसका साइज चलेगा। और ये जो SC ST के सर्टिफिकेट है ना, इनको एक तो पीडीएफ में डालना है, और पीडीएफ का साइज जो है ना 500 केबी के आसपास चल जाएगा। ठीक, इसका ध्यान रखना। और जो स्क्राइब की फोटो है उसका साइज भी यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, वो भी 30 केबी से 70 केबी के बीच में रहेगा। समझ गया, यही चेंज हुआ था इसमें, तो वो मैंने आपको यहीं कहीं बता दिया है। ठीक है। और दोस्तों कुछ नहीं है इसमें खास, है ना, सारी जानकारी आपके पास है। फॉर्म कैसे देखना है या कैसे पता करना है, कहाँ पर गिरता है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी आपको ये नहीं कि इसमें जाकर के बैठे रहो पढ़ते रहो, सारी मुख्य जानकारी आपके पास है। ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो जब आप सीबीटी के लिए अपियर होने जा रहे हो, या सीबीएटी है इसके लिए, डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो भैया देखो, मस्ट ब्रिंग वन कलर फोटोग्राफ। हर स्टेज में अपने पास एक कलर फोटोग्राफ जरूर रखें, ये ज़रूरी है। ठीक है। और ये एनेक्जर वगैरह कुछ मतलब नहीं है, और देख ले रहा हूँ मैं। और ये वो साइट्स हैं जो लिखी हैं, फ़ोन नंबर है ना, कि जैसे भोपाल का, तो भोपाल का नंबर क्या है, उसकी साइट क्या है, तो वहाँ जा कर के भी आप, तो ऐसा कुछ करना है नहीं तुमको अभी। ठीक है ना।
और यहाँ से दोस्तों ये खत्म हो जाता है, यहाँ से सर्टिफिकेट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट हो जाए मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। बाकी मैंने आपको सारे की पॉइंट बता दिए हैं, पूरी पीडीएफ मैंने देख ली थी, कुछ ऐसा खास और बचा नहीं जो आपको बताऊँ इसमें। फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की भी अपनी आदत डालें। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी कोई बात हो तो आप इसमें देख लीजिए, बहुत कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है डिस्कशन विद मनोज के नाम से, आप वहाँ पे मिल सकते हैं। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं स्टूडेंट्स के लिए ही खड़ा हूँ, है ना, उन्हीं के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भरपूर टाइम है आपके लिए। आप बिल्कुल, आपका बिल्कुल स्वागत है भैया, आप तो नौकरी लगो बस। ठीक है ना, और ये खुशखबरी आप मुझे दो, सबको दो, सब यही तो सुनना चाहते हैं, करना ही क्या है। ठीक है ना, जिंदगी आप ही को जीनी नौकरी लगने के बाद। ठीक है, शायद आप पूछो भी ना मुझे, है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ेगा कि बस मुझे भी एक राहत रहेगी, भाई हाँ अपना बंदा कोई सिलेक्ट हो गया है कहीं पर। काम आना ना आना देखिए बहुत दूर की बात होती है ये, है ना। फिर वो देखा जाएगा समय के रहते, अब उसके लिए भी बहुत टाइम। पहले तो आप लगे, है ना। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो और आपकी नौकरी पक्के से लगे, है ना। यही मैं भगवान से कामनाएं करता हूँ आप सभी के लिए। जय हिंद जय भारत।